जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फार्मूलेशंस की दुनिया में कुछ वर्क किया कि जो हम लोग उसके एप्लीकेशन पार्ट पे आएंगे तो उसके लिए जो आवश्यक है हमारा फार्मूलेशंस, इक्वेशंस क्या हैं स्ट्रेट लाइन के, कैसे लिखे जाते हैं, कुछ हमने उसकी बात की। अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि देखते हैं उस एप्लीकेशंस पार्ट का जो हमने यूज किया है अब क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, कि हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है विच जो पासेस थ्रू, इस पॉइंट से पास करता है, पासेस थ्रू दैट पॉइंट एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट बताया था कि दिस इज द लेंथ ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट, इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। मैग्नीट्यूड में सेम है बट साइन में अपोजिट है, मतलब एक का प्लस होगा तो दूसरे का माइनस होगा। कहने का हमारा मतलब ये है। तो सबसे पहले ये करिए ना, घर बना लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में जब आप वर्क करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप ड्रा कर दीजिए और फोटो से चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती हैं ना, तो डायग्राम थोड़ा आप क्रिएट कर लीजिए। कह रहा है कि उस लाइन का इक्वेशंस निकालना जो 3 - 5 से पास करता है। तो पहले 3 - 5 कहाँ होगा इसका पहले फैसला कर लें। 3 - 5 जो होगा एक्स पॉजिटिव है तो ये हो गया यहाँ कहीं 1 2 3 ये हो गया हमारा। और -5 कहाँ आएगा सबको पता है, नीचे आएगा वही एक्सिस पे। तो 1 2 3 4, ओहो बड़ा नीचे जा रहा है, 1 2 3 4 और चलते हैं 5, ये हो गया हमारा। अब 3 और 5 को मिला करके अब नो एस 3 ये हो गया तो परपेंडिकुलर ये ड्रा कर लें और यहाँ पे पॉइंट इंडिकेशन हो गया। तो बात पहले की थी कि कैसे हम लोग पॉइंट्स निकालते हैं। तो कहने का मतलब हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, एक्स पॉजिटिव है और वाई हमारा जो है निगेटिव है। तो एक्स मेरा पॉजिटिव हो गया और वाई मेरा निगेटिव हो गया, ये हो गया एस। तो ये पॉइंट हमारा हो गया, दिस इज द पॉइंट हियर। अब क्या कह रहा है कि जो लाइन मेरी पास कर रही, तो हम फिगर बनाने के लिए इस पॉइंट को यहाँ ले लें तो कोई लिसनर को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बट है तो इसी क्वाड्रेंट में वो, यहाँ तो बस केवल मेजरमेंट की बात है। तो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और जो इंटरसेप्ट पार्ट है एक्स एक्सिस पे वो अपोजिट है। तो बिल्कुल क्लियर होगा, अगर इस पॉइंट से पास करने वाली मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ द लाइन्स अगर ड्रा करूँ तो एक लाइन मेरी ऐसी होगी, दिस इज द लाइन हियर। और ये जो पार्ट्स हैं और ये जो पार्ट्स हैं दोनों पार्ट्स हमारे सेम हैं और अपोजिट भी हैं, तो है बात हो गई है। बट इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे टैकल करेंगे देख लिया जाए। क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इन इंटरसेप्ट फॉर्म व्हाट, कैसे लिखते हैं भाई। अभी हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में बात की थी। ये हो गया, ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट पार्ट है और ये वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट पार्ट है। को अकॉर्डिंग टू द जो क्वेश्चंस की बात है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस इंटरसेप्ट पार्ट सेम है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर एक इंटरसेप्ट पार्ट हम ए को ए रहने दें तो जो बी की जो वैल्यू होगी वो ए के सेम होनी चाहिए बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये माइनस से हो जाएगा। दैट इज द गिवन हियर। तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई माइनस ए इज इक्वल टू 1, दिस इज द नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करिए कि ये लाइन मेरी इस पॉइंट से पास कर रही है। तो अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है तो डेफिनेटली उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। सिंस दिस लाइन, ये जो लाइन है व्हाट, पासिंग थ्रू, किससे पास कर रहे हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 - 5। तो हेंस क्या बात होगी, जब कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करती है तो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसको उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो करा दीजिए। तो एक्स की जगह हम 3 लिखेंगे, 3 बाई ए प्लस वाई की जगह मैं -5 लिखूंगा, -5 अपन माइनस ए इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज 3 बाई ए, तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 5 बाई ए इज इक्वल टू 1। एलसीएम की दुनिया ए हो गई और 3 + 5 इज इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाइज 8 इज इक्वल टू ए। ये हो गया, ए की वैल्यू 8 हो गई तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी इज इक्वल टू माइनस ए है। नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट्स है दिस, तो ये मेरा हो गया -8। तो निकल गया इक्वेशन ऑफ द लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन हियर। तो एक्स बाई ए की वैल्यू आ गई हमारी वाट 8 आ गई, प्लस वाई की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है, बी पे जो इंटरसेप्ट जो पार्ट्स हैं बी की, बी आ गया हमारा -8 इज इक्वल टू 1।
अच्छा, आंसर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जो कंडीशंस की बात कही गई है वो कंडीशन अप्लाई करिए, देखिए रिजल्ट आपको मिल रहा है कि नहीं। अगर उन रिजल्टों को सेटिस्फाई करता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस के जो आंसर चेक करने की बात है ना, वो सबसे बड़ी बात ये है कि जो रिक्वायर्ड कंडीशन दी हुई है वो फाइनल रिजल्ट में आप लिख दीजिए। अगर फाइनल रिजल्ट सेटिस्फाई होता है तो डेफिनेटली यू हैव ए राइट आंसर। अगर फाइनल रिजल्ट आपके रिजल्ट को सेटिस्फाई, जो आपने फाइनल रिजल्ट निकाला है वो दी गई कंडीशंस, जो क्वेश्चंस में कंडीशंस दी हुई है, अगर उसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो आपका जो रिजल्ट है वो सही नहीं है, यानी जो आपने क्वेश्चंस लगाया है दिस इज नॉट राइट। तो देख लो, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू 3 - 5, क्या पास कर रहा है क्या है, एक्स की जगह 3 लिखिए और वाई की जगह -5 लिखिए। ये इक्वेशन संतुष्ट होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो लिख के देख लीजिए ऐसा हो रहा है। तो एक्स की जगह 3 लिखेंगे तो ये हो गया 3/8 प्लस -5/-8 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, है क्या। एलसीएम हम लोग अगर माइनस करेंगे तो ये तो प्लस हो गया, 8 हो गया, 3 + 5 हो गया, 8/8 इज इक्वल टू 1। एस दिस इज द ट्रू ईयर। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, 8 और 8 है, बट अपोजिट इन साइन है, ये भी बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन से राइज हो सकता है क्या वो, या ये बात भी हो सकती है क्या लाइन की, क्योंकि सेकेंड कंडीशन ये लाइन सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि यक्स पे मेरा यहाँ ये कहा है ना कि जो इंटरसेप्ट जो पार्ट्स हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन अपोजिट, मतलब अगर एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो फिर ऐसा भी तो सेफ हो सकता है, ये हमारा इंटरसेप्ट पार्ट निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, बट ये कंडीशन वो फेलोर कर जाएगी। ये अगर आप लाइन खींचेंगे तो प्रैक्टिकली दिस लाइन नॉट पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट मेरा 4th क्वाड्रेंट में होगा, और कोई भी लाइन जो 1st, 2nd और 3rd क्वाड्रेंट से होकर गुजरती है वो कभी यहाँ आएगी ही नहीं, नेवर पास ही नहीं करेगी ना यहाँ से, तो फिर ये संभावना लाइन की मेरी फिनिश हो जाएगी। अगर ये पॉइंट नहीं दिया होता तो फिर ये लाइन भी हो जाती। तो लिसनर्स को भी सब चीज़ों को, तमाम संभावित चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। चलते हैं अब एक अनदर हम क्वेश्चन इस टाइप का और मैं पिकअप करता हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चंस पार्ट पे वर्क होते हैं तो चीज़ें जो होती हैं ना और क्लियर होती हैं। अच्छा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगते हैं थ्योरी पार्ट उतना और मजता है, जमता है। तो ये थ्योरी पार्ट मजने के लिए कायदे से मजे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाए जाएँ। और एक बिग रियल एनालिसिस की दुनिया में बड़ा बिग नेम रहा हॉलमार्क्स का, कहा भी करता था कि द हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इज इट्स प्रॉब्लम, कि जो मैथमेटिक्स की आत्मा का जो वास होता है ना उसके प्रॉब्लम रहता है। दुनिया की सारी थ्योरी जान के क्या करेंगे जब एप्लीकेशन पार्ट पे वर्क नहीं करेंगे। तो एकेडमिक में तो अप्लाई की बात हो जाएगी, बट कंपटीशन में अप्लाई की नहीं, एप्लीकेशंस की बात हो जाएगी। वो नहीं, एकेडमिक में तो रिप्लाई की बात होती है सारी, एकेडमिक तो बस रिप्लाई है, एक डिफरेंट फॉर्मेट में वर्क करना है। बट कंपटीशन की दुनिया में जो आप कुछ पढ़ें उसको एप्लीकेशंस कैसे करेंगे, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस। और उसका एप्लीकेशंस वही कायदे से जान सकता है जो प्रूफ के एक एक वर्ड को समझता है और क्वेश्चंस पे उसकी पकड़ ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन को हम पिकअप करते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2, 2 and sum of intercept and sum of intercepts on axis are 9। ये क्वेश्चन हमने एक अगेन लिखा हुआ है, पिकअप किया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है जरा देखा जाए, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू व्हिच कर दिया जाए, थोड़ा और ग्रामर सही रहना चाहिए एकेडमिक के लिए। कंपटीशन में तो ग्रामर माने नहीं रखता, बट उनको भी ये जानना चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस आर पासिंग थ्रू 2, 2 से पास करता है, एंड सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस, मतलब उनका जो इंटरसेप्ट जो है, तो इंटरसेप्ट क्या है भाई, ऐसी कंडीशंस में जो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे लिसनर लिखेंगे उनको ये लिखना चाहिए। जब भी इंटरसेप्ट फॉर्म हो तो ये ताबड़तोड़ फैसला करने के लिए लिखिए।
ए और बी हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म के है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या है इसकी बात पहले देख लिया जाए। जो भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस की है ना, पहले उसको आप लिख लें, उसके बाद तब देखें कि आपको रिजल्ट क्या निकालना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, पॉइंट दिया हुआ है, एक बात दी हुई है, दैट इज गिवन 2 2। दूसरा क्या है कि सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस से किसी लाइन द्वारा जो होता है वो हमारा a प्लस बी होता है। दिस इज सम, इंटरसेप्ट हमारा a हो गया और b हो गया, इनका सम a प्लस बी हो गया, और कहाँ है गिवन है 9 है, तो दिस इज इक्वल टू 9 हियर। तो यहाँ से इस कंडीशन से एक वैल्यू b की निकाल लीजिए, a की निकाल लीजिए। अब ये सारी चीज़ें आप सेटिस्फाई कराइए, एक साथ कर देना है। पहली बात है कि इस पॉइंट से लाइन पास कर रही है तो इस पॉइंट को लाइन सेटिस्फाई करेगी। दूसरी बात कि सेकेंड कंडीशन से b की वैल्यू हमारी ये आएगी, तो लिखा जाए। तो सिंस दिस लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट अंडर दैट कंडीशन, हैंस x की जगह क्या लिखेंगे 2 अपॉन a प्लस b की जगह 2 और b के y की जगह 2 और b की जगह 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। चलिए एलसीएम ले लिया जाए, a हो गया और ये 9 माइनस a, दिस ये a कैंसिल हो गया यहाँ से एक, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2a प्लस 9 माइनस a कैंसिल हो गया, तो दिस इज द योर 2a इज इक्वल टू 1 दिस। अब ये 2a और ये 2a कैंसिल हो गया, तो फिर ये हो गया 18 इज इक्वल टू a 9 माइनस a, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 9a माइनस a स्क्वायर। अगर सबको हम इस साइड मिले हैं तो a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0, ये मेरा हो गया। अब यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, जो हमारा सिद्धाचार्य ला है क्या कहता है भाई, a इज इक्वल टू वाट, a इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी मीन्स 9 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 99 81 81 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 18 बाई 2a दिस 2, अतः 18 चौक 72 होगा 72, तो 81 में से हम 72 अगर निकालते हैं तो दिस इज द 9 हियर, यस। तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस अंडर रूट 9 बाई 2, तो a इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस अंडर रूट 9 की मीनिंग हो गई 3 बाई 2। अगर हम प्लस साइन लिखेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा, ये 6 आएगा, और अगर निगेटिव साइन लिखेंगे तो 6 और ये 3 हो जाएगा, दिस ये होगा। a की वैल्यू 6 भी होगी 3 भी होगी। अच्छा, अगर a की वैल्यू मैं 6 यहाँ लिखता हूँ, a की वैल्यू 6 इस कंडीशंस में, तो b 3 आएगा, तो a मेरा सेट आ जाएगा दिस सेट। अच्छा, अगर मैं a 3 लिखता हूँ तो जो b की वैल्यू आएगी 6 आएगी। बात वही आएगी, इन दोनों का सम 9 आएगा, चाहे a 6 लिखा जाए b 3 लिखा जाए, तो दोनों बात आपको लिखनी होगी, यहाँ लिखा जाए। तो इक्वेशन ऑफ जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन होगी, रिक्वायर्ड हम इसलिए लिख रहे हैं जो बात यहाँ कही गई है, रिक्वायर्ड लाइन b क्या होगी भाई, x बाई a क्या लिखना है, अगर ये मैं 6 लिखता हूँ तो प्लस y b की वैल्यू 3 होगी, तो 1 तो ऑलरेडी है हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, अगर x बाई आप 3 लिखते हैं तो प्लस y बाई यहाँ आपको 6 लिखना होगा 1। अब देखिए दोनों लाइनें कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं नहीं, 2 2 से पास करता है या नहीं। अगर 2 2 लिखते हैं हम लोग यहाँ तो एलसीएम इसका 6 हो जाएगा, दिस एलसीएम इज 6 दिस ईयर, और देख लिया जाए ये 2/6 प्लस 2/3, एलसीएम 6 हो गया, तो ये हो गया मेरा 2 प्लस ये हो गया 4, ये 6/6 इज इक्वल टू 1, हेंस दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई। इनका सम 6 और 3 का 9 भी है, और लाइन मेरी 2 2 से पास भी करती है। यहाँ भी अगर आप 2 लिखेंगे तो बात तो ये है कि ये 2 लाइन्स ऐसी होंगी, देयर आर 2 लाइन्स हियर। अच्छा, ये लाइन कैसी होंगी, अगर उनका मैं एक डायग्राम बना दूं तो डायग्राम से चीज़ें और क्लियर होंगी। तो लिसनर डायग्राम भी बनाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितना संभव हो वो डायग्राम बना करके ही क्वेश्चंस को लगाए, तो उनका जो टारगेट है एक आईटी की तैयारी का वो भी पूरा होगा, क्योंकि उनके लिए एक डायरेक्शन मिलेगा कि हम ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे। और जिनका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट ठीक नहीं है वो आईटी का सपना देखना छोड़ दें भाई, क्योंकि सारे जो कॉम्प्लेक्स से लेके सारी चीज़ों को जो टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं सबको अंततोगत्वा वेक्टर के भी सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ही मूव कर दिए जाते हैं। तो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक घर हो गया, चलिए बना लीजिए।
x पे 6 है, यहाँ 6 है, ये 3 है, पास करा दीजिए, दिस हो गया, दिस ये लाइन हो गई है हमारी, x पे ये 6 हो गया, y पे 3 हो गया। अब यहाँ y पे 6 हो जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, और x पे हमारा 3 आ जाएगा, दिस। और कह रहा है कि 2 2 कहीं होगा पॉइंट जिससे लाइन हमारी पास कर रही है, दिस होगा जो 2 2 हमारा दोनों को सेटिस्फाई करके इसको लेकिन 3 हो गया, ये 3 हो गया, 6 हो गया, तो दोनों लाइनें हो जाएंगी। हमारा कहने की मीनिंग हमारी ये है x/6 + y/3 = 1। तो मुझे उम्मीद है कि लिसनर को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस लगाएं तो ध्यान दें, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन्स वहाँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 लाइन्स हो गई हैं, दिस लाइन्स, देयर आर 2 लाइन्स हियर्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चंस हम लोगों का था, दिस इज़ द क्लियर हियर। अब हम लोग इसमें एक और छोटा सा पार्ट बचा है, उस पार्ट की थोड़ी एनालिसिस कर दें। हाँ, एक और लाइन्स की बात है। तो इस टाइप के जितने ऐसे क्वेश्चंस हैं, बस अकॉर्डिंग टू जो कंडीशंस दी हुई है उसको लिखिए, उसके बाद देखिए कि वो गिवन कंडीशंस की क्या बात कर रहा है। आप गिवन कंडीशन अप्लाई कर दीजिए बस। अब 1-2 और फार्म हमारे बचे हैं लाइंस की, थोड़ा हम उसको भी लगे हाथ अब डिस्कस कर दें, ताकि हम लोग क्वेश्चंस को भी इजी ढंग में लगा सकें। तथाकथित एक नाम है कि नॉर्मल फार्म ऑफ द लाइन। लोग एक नॉर्मल फार्म ऑफ द लाइन का भी लोग क्रिएशन कर दिए हैं, नॉर्मल फार्म ऑफ लाइन। तो ये भी क्या है, ज़रा इसका भी जानना ज़रूरी है। व्हाट इज़ द नॉर्मल फार्म ऑफ द लाइन। तो चलते हैं, घर बना लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। नॉर्मल फार्म का कंसेप्ट क्या है? नॉर्मल फार्म का कंसेप्ट ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन वेयर P is the perpendicular length from origin to the line, ये गिवन है, दैट एंड अल्फा बी द पॉजिटिव एंगल मेकिंग विथ x डायरेक्शन एंड ON, या अल्फा बी द एंगल बिटवीन ON, मतलब ये जो नॉर्मल है ऑन द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x। तो फिर हम लोग इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे? हाउ कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म? का मतलब ये होता है कि ओरिजिन से यहाँ से उस लाइन पे आप परपेंडिकुलर ड्रा करिए, तो उस परपेंडिकुलर का लेंथ p गिवन है, और ये परपेंडिकुलर x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है वो गिवन है। तो इसी को हम लोग नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। दिस इज नोन एज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। अब इसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं? तो इक्वेशन निकालना इसका बड़ा इजी है, निकाल दिया जाए इसका भी, क्योंकि सब एकेडमिक प्रूफ में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो दिस एंगल इज अल्फा। अच्छा, ये मान लेते हैं इंटरसेप्ट पार्ट हो गया, हाई है, मान लें क्या, दिस इज द ए, दिस इज द बी। तो ओ ए इज इक्वल टू ए है और ओ बी इज इक्वल टू बी है। दीज आर द इंटरसेप्ट पार्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन किसके टर्म में लिखना है? पी एंड अल्फा। तो लिखेंगे कैसे, देखा जाए, ये 90 डिग्री है, तो फिर ये मेरा इसके लिए हाइपोटेन्यूज हो गया, और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो फ्रॉम ट्रायंगल अगर हम बात करें, फ्रॉम ट्रायंगल ONA, तो साइन अल्फा अगर हम बात करें, सॉरी कॉस अल्फा की बात करें, कुछ नहीं, अब साइन अल्फा भी निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन अल्फा कॉस अल्फा सब निकाल लीजिए। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? इस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये मेरा ON, दिस इज द ON अपॉन OA। तो दिस इम्प्लाइज OA इज इक्वल टू, जो हम निकालेंगे तो ये ON सेक अल्फा हो जाएगा, और ON गिवन है, दिस इज द P सेक अल्फा, दिस OA मिल गया, यानी दिस इज द इंटरसेप्ट पार्ट ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस पर कटा हुआ जो पार्ट है वो मेरा ये हो गया। अच्छा, सिमिलरली अगर हम इस एंगल की बात अब आएँ, तो ये अल्फा है, ये मेरा 90 है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, दिस इज द 90 माइनस अल्फा, और ये एंगल मेरी हो जाएगी, दिस इज द 90, दिस इज द 90, अगेन दिस इज द 90 है, परपेंडिकुलर है, ये 90 माइनस अल्फा है, ये 90 है, अगेन ये मेरी भी एंगल अल्फा हो जाएगी, क्योंकि इनका सम और इनका 180 आएगा। यस, दिस इज द आल्सो अल्फा हियर। तो अगर इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें, फ्रॉम ट्रायंगल, अब लिसनर को समझ में आ रहा होगा क्यों मैं वो ट्रायंगल ले रहा हूँ। एक्चुअल में हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन जब लिखना है ना, तो ये फॉर्म लिख लें ताबड़तोड़, बस ए और बी की वैल्यू निकाल दें
ये जो नॉर्मल फॉर्म की लाइन्स है उसके लिए इंटरसेप्ट पार्ट ए और बी की वैल्यू क्या होगी, पुट कर दो, हो गया है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो ओ बी एन में अगर मैं यहाँ से कास अल्फा की बात करूँ, अरे साइन अल्फा की, तो साइन अल्फा क्या होगा, ये इसके लिए तो ओ बी हाइपोटेन्यूज हो गया और ओ एन मेरा परपेंडिकुलर हो गया और ओ बी हाइपोटेन्यूज हो गया। तो दिस इम्प्लाइज ओ बी इज इक्वल टू ओ एन कोसेक अल्फा। अच्छा, आप साइन अल्फा निकालेंगे तो वहाँ मेरा ओ बी नहीं आएगा, तो वो साइन अल्फा यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका यहाँ यूज नहीं आ रहा है। तो ओ बी इज इक्वल टू, क्योंकि ओ बी की वैल्यू हमारी साइन अल्फा लगाने से आएगा सारी, कास अल्फा लिखेंगे तो हाँ हमारा ये चीज़ नहीं आएगी। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ एन क्या है, दिस इज द पी एंड दिस इज द कोसेक अल्फा। हो गई मेरी बात। अब हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी की वैल्यू 1 होती है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू, तो एक्स बाई ए इज व्हाट, ए इज ओ ए, तो दिस इज द पी सेक अल्फा प्लस वाई अपॉन ओ बी इंटरसेप्ट पार्ट बी, मतलब ओ बी और ओ बी की वैल्यू मेरी है पी कोसेक अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज क्या लिखेंगे भाई, ये हो जाएगा एक्स कास अल्फा बाई पी प्लस वाई साइन अल्फा बाई पी इज इक्वल टू 1। अब पी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। और इसी को दुनिया इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म कहती है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म। तो मुझे उम्मीद है कि लिसनर की ये जो बात इस टॉपिक पे थी दैट इज़ द क्लियर हियर। अब इसके आगे हम पूरा अगेन क्वेश्चंस उठाएंगे और एक फार्म मेरा बचा हुआ जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इसका भी हम लोग डिस्कस कर देंगे क्योंकि अब इतने फार्म हम लोग स्ट्रेट लाइन के डिस्कस कर चुके हैं कि वो भी आ जाएगा। तो आई थिंक दिस टॉपिक इज़ क्लियर हियर। अगर नहीं क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, उसका हम जवाब देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।